नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि इकोनॉमिक्स फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक नया बैच जिसमें हम आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इकोनॉमी कवर की जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ये जो यात्रा स्टार्ट हुई है, ये आपकी यात्रा कंप्लीट की जाएगी। वैसे में हमने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे मतलब कि बर्बाद कर दिया, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे एकदम से जमींदोस्त हो गई। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत का मतलब केवल कल्चरली और केवल मतलब सोशली एक्सप्लोटेशन नहीं किया, बल्कि इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन किया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद किया, जमींदारी सिस्टम को ला करके, माहलवाड़ी सिस्टम को ला करके और रेतवाड़ी सिस्टम को ला करके कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया, कैसे हमारे देश की इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने बर्बाद किया। चाहे आपको वुड इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, या आपका सिल्क इंडस्ट्री हो, या आपका सुगर इंडस्ट्री हो, आपका जूट इंडस्ट्री हो, कैसे बर्बाद किया अंग्रेजों ने। साथ ही साथ कैसे भारत की जो फॉरेन ट्रेड था, कैसे हम हड़प्पा सभ्यता लेकर के मतलब मुगल काल तक कैसे हम ट्रेड कर रहे थे, और हमारा 33% हमारा ग्लोबल जीडीपी थी। यानी कि 33% केवल भारत की जीडीपी थी और मतलब सब में से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। और जब ये अंग्रेज, जब ये नीच, जब ये भिखारी, जब ये देश छोड़ गए तो केवल भारत की 2% जीडीपी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश को लूटा गया, घसोटा गया, नोचा गया, कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, कैसे मतलब कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया, कैसे उन्होंने आईएमआर निकाला, कैसे उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस पर क्या थी, 32 साल थी केवल। क्या कोई सोच सकता है कि इतने सुंदर से प्लेनेट में केवल किसी की मतलब जीवन 32 साल हो सकता है? ये व्यवस्था छोड़ गए थे अंग्रेज, भारत को एक अपंग देश बना के गए थे अंग्रेज। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे देश के पॉलिटिशियन थे, जो हमारे नेता थे, सोचो उनका क्या विजन रहा होगा। जो आज हमारे देश की 5 ट्रिलियन इकॉनमी होने जा रही है, कैसे हम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होने की ओर जा रहे हैं। ये हमारे देश के लीडरों का अथक प्रयास है, ये हमारे देश के लीडरों का एक अदम्य साहस है कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम मतलब कि लुटे हुए, गरीबी, बेरोजगारी, लुटे हुए, ठीक है, मतलब कि एक और क्या कहते हैं कि बीमार देश, अशिक्षित देश छोड़ के गए थे। हमने कहाँ से यात्रा स्टार्ट की और आज हम किस पायदान पे खड़े हैं। आज विश्व हमको आँख नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और हम स्पेस में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने मतलब लास्ट क्लास को वाइंड अप किया था, वही क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का शोषण किया और किस प्रकार से मतलब कि भारत एक अपंग देश, भारत एक इकोनॉमिकली देश बन के रह गया। कैसे एक भारत को कैसे बेकार, कैसे बर्बाद करके चले गए थे अंग्रेज भारत को। कैसे देश की जनता ने कैसे मतलब कि कैसे जीविकोपार्जन किया, कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड रहा, कैसा उन्होंने अंग्रेजों के दौरान में उनका क्या सोशल स्ट्रक्चर था, इससे मैं आपको शायद इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। तो देखिए, आज मैं बात करता हूँ रिसोर्स की। रिसोर्स मतलब संसाधन, मतलब कि यूपीएससी जो मेन सिलेबस है उसमें एक आपको आता है रिसोर्स, यानी कि संसाधन। तो देखिए संसाधन क्या होते हैं, प्लानिंग प्लस रिसोर्स। देखिए पहले बात करता हूँ मैं रिसोर्स की और उसके बाद बात करेंगे प्लानिंग की। देखिए रिसोर्स क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में आपने देखा होगा कि आपके घर में बर्तन होंगे। आपके घर में क्या कहते हैं कि पहले तो आपकी फैमिली होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिसोर्स है आपकी फैमिली। उसके बाद में फैमिली कौन कौन सी चीज़ यूज़ करती है, घर, ये भी कहने का आपका रिसोर्स है।
उसके बाद में आपकी एग्रीकल्चर यानी कि ज़मीन, वो भी कहीं न कहीं आपका रिसोर्स है। उसके बाद में आप घर में देखो आपके पास बर्तन होंगे, ठीक है? आपके पास मशीनें होंगी, चाहे वो मिक्सी मशीन हो, ठीक है? आपके पास गाय होगी या भैंस होगी आपके पास, ठीक है? आपके पास गेहूँ होगा, आपके पास चावल होगा, या आपके पास मान लिया कि हाँ, मतलब बहुत से सामान होते हैं। तो आपका घर का क्या है? ये एक आपका घर का रिसोर्स है। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट का रिसोर्स क्या होता है? उसकी उसका बैग, सबसे पहले स्टूडेंट खुद एक रिसोर्स होता है, उसके बाद उसकी बैग होता है, फिर उसकी बुक्स होती है, यानी बुक्स, फिर बुक्स के बाद आपके पेन होता है, पेन के बाद आपका मतलब कि फिर उसके एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ये स्टूडेंट का क्या है? ये रिसोर्स है। तो इसी प्रकार से देश के भी रिसोर्स थे, देश के भी रिसोर्स हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद में, तो ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे पास जो बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, इनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए कि जो जो हमारे जो मतलब दलित, मतलब पिछड़े, वंचित लोग हैं, उनको कैसे इस रिसोर्स को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। क्योंकि भारत की आज़ादी में लगभग हर तबके ने, लगभग हर वर्ग ने, हर धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का आहुति दी थी, अपने प्राणों का बलिदान किया था, और वो बलिदान उनका व्यर्थ न जाए, इसलिए हमारे देश के जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने यही प्लानिंग सेट की कि हमें किस प्रकार से इन रिसोर्सों का कैसे हम यूटिलाइज करें कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बराबर रिसोर्स मिल सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त, जब हमारी 1947 के बाद जब हमारी अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद जब 1951 में लोकसभा इलेक्शन हुए, जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारे पास जो छोटे मोटे संसाधन हैं, इनका कैसे हम यूटिलाइजेशन करें कि भारत के प्रत्येक लोगों को ये मतलब रिसोर्स मिल सके। तो इसके लिए उन्होंने 1950 मार्च 1950 में एक एक मतलब एक आयोग बनाया जिसे कहते हैं योजना आयोग। मार्च 1950 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन बनाया। अब जब प्लानिंग कमीशन बना दिया, और ये जो प्लानिंग कमीशन जो था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? ये कॉन्सेप्ट लिया गया था आपका यूएसएसआर से। इसका फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। तो ये जो प्लानिंग कमीशन ये कॉन्सेप्ट कहाँ लिया था? रशिया से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम कौन सी इकॉनमी अपने इंडिया में, मतलब कि कैसे हम कौन सी हम कैपिटलिज्म इकॉनमी को फॉलो करें, या हम मतलब सोशलिस्टिक इकॉनमी को फॉलो करें, या कोई नई व्यवस्था भारत में लागू की जाए, जिससे कि जो देश के छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम पब्लिक मतलब प्रत्येक लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए उस वक्त सांख्यविद थे महान सर, उनको बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई। हैमर साहब को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई। बहुत से मतलब कि जो मतलब कि वर्धा आयोग, मतलब कि मतलब कई लोगों ने आकर के अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी कि किस प्रकार से हम अपनी जो इकोनॉमी का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे लोगों को मतलब लोगों का वेलफेयर करेंगे, कैसे देश का डेवलपमेंट करेंगे। इसके कई तरीके से मतलब कि जो भी बुद्धिजीवी थे, जो भी आयोग थे, वर्धा कमीशन था और भी बहुत कमीशन थे, तो आकर के उन लोगों ने ये समझाया। तो फाइनली मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया, जो कि कॉन्सेप्ट लिया गया यूएसएसआर से। अच्छा, यूएसएसआर कौन सी इकॉनमी है? यूएसएसआर आपकी इकॉनमी थी उस वक्त सोशलिस्टिक इकॉनमी थी, सोशलिस्टिक इकॉनमी थी। अब इसका मतलब ये होता है, सोशल इकॉनमी ये मतलब होता है कि जो भारत, जो मतलब कि किसी देश के जो संसाधन होते हैं ना, उन पर सिर्फ किसका कब्जा होता है? उस राष्ट्र का, यानी कि नेशन का, उस राष्ट्र का। और यही बात बहुत सारे कहे गए थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम भारत को 20 साल तक यानी कि सोशलिस्टिक इकॉनमी मतलब कि अनुसरण करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास संसाधन होंगे उनका हम बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उन संसाधनों को हम प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सकते हैं, उन संसाधनों को हम प्रत्येक नागरिक को जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं।
उनकी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, उनकी हेल्थ सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, उनकी जो मतलब कि जो वेलफेयर स्कीम है जिनके थ्रू उनका डेवलपमेंट करेंगे उनको अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे बहुत साहब ने कहा था हम 20 सालों तक पहले सोशल इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, और यही हुआ भी। जब योजना आयोग में प्लानिंग कमीशन जब स्टैब्लिश हो गया इंडिया में, तो उसके बाद में 1951 पहली आपकी मतलब कि योजना आई जिसे कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 से 1956 तक। इसमें मेनली किस पे फोकस किया गया था? एक्चुअली जो मतलब कि जो इस प्लानिंग की जो मतलब कि जिन्होंने बनाया था उनका नाम था हैमर डोवर साहब। उन्होंने इस पॉलिसी को फ्रेम किया था, फर्स्ट 5 पॉलिसी को प्लान किया था। उसके बाद में आगे सबसे पहले फोकस इस पर किया गया, किस सेक्टर को सबसे पहले फोकस किया गया कि जहाँ पर हम ऐसे अपने जो छोटे संसाधन हैं उनको कैसे यूटिलाइज करें कि जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे एकदम बढ़ती चली जाए। तो सबसे पहले फोकस किया गया एग्रीकल्चर सिस्टम पे फोकस किया गया, यानी कि भारत की जो एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर इज ए बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड टुडे too, agriculture is a backbone of the Indian economy because most of the people are included in the Indian economy. More than 60% population depend on the directly and indirectly in the agriculture system. तो और एग्रीकल्चर को क्यों सबसे पहले मतलब प्रमोट किया गया? ताकि एग्रीकल्चर देखिए एक उस समय देश में मतलब फूड क्राइसिस था, यानी कि इतना खाने की शॉर्टेज थी इंडिया में कि लोग भूखे मर रहे थे। 1843 का जो आप बंगाल का जो आपने फैमाइन देखा होगा, बहुत भयावह था। उसके बाद भारत में लगातार फैमाइन बढ़ते चले गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए, लोगों की जो भूख है उसको कैसे शांत किया जाए। क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़ गए थे तो स्थिति बहुत भयावह थी। लोग नेहरू जी को गाली देते हैं, लोग नेहरू जी के बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन जब आपको एक थाली दी जाए और उसमें सिर्फ आपको नमक और प्याज दिया जाए और आपको मक्के की रोटी दी जाए और आज आपको उसमें पनीर दिया जाए, उसमें आपको क्या कहते हैं कि आपको दही दिया जाए, उसमें दूध दिया जाए, उसमें आपको हरी सब्जी दिया जाए, उसमें आपको रोटियां दी जाए गेहूं की, ठीक है, उसके बाद में आपको सलाद दिया जाए, आपको रसगुल्ले या मिठाई दिए जाए, तो आपको कैसा फील होगा? तो नेहरू जी के पास सबसे प्रॉब्लम यही बड़ी दिक्कत थी। लोग नेहरू जी गाली इसलिए लोग देते हैं कि नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं, हमारे देश में उसमें जो पॉलिटिशियन ने कुछ किया ही नहीं। अरे सर, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज जो आप देख रहे हो, आज भारत तस्वीर क्यों देख पा रहे हो इतनी कि हमारी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 5th इकॉनमी बनने की ओर मुख जा रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। सपोज मानिए आपके घर में, यानी आपके पिताजी आपको झोपड़ी दे गए, यानी एक आपको झोपड़ी दे के चले गए, ठीक है। जब आपके मतलब किसी रिश्तेदार ने आपके मतलब घर पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद में जब वो छोड़ गया तो केवल आपको झोपड़ी दे के गए, उसमें कुछ संसाधन नहीं है। तो जब वो फादर होगा, वो फादर संसाधन को इकट्ठा करते करते उसकी डेथ हो सकती है, हो सकती है। और जब बच्चे होंगे वो फादर गाली देंगे, आपके फादर को अब्यूज वर्ड कहेंगे कि फादर हमारे कुछ करके नहीं गए, फादर ने हमारे कुछ किया ही नहीं। जबकि आपने उनको समझा ही नहीं कि फादर आखिरकार संसाधन करते करते ही इकट्ठा करते चल बसे यहाँ से, फिर आपको जो रिश्तेदार है वो सब घर का लूट के चले गए। तो कुछ ऐसी स्थिति नेहरू के सामने, और लूट करने का था अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। क्या था हमारे पास? गरीबी थी, भूखमरी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, कंगाली थी, बेरोजगारी थी, बेगारी थी, क्या क्या नहीं था भारत में। और आज हम कहाँ पहुंच गए? खैर, तो मतलब हैमर डोवर की अध्यक्षता में पहला 5 ईयर्स प्लान एस्टैब्लिश किया गया। इसमें फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर उसमें 85% लोगों का व्यवसाय था, यानी कि मतलब कि 85% लोगों को रोजगार देता था। और मेरी गवर्नमेंट किस फोकस करती थी? बेरोजगारी पे, कि हम कैसे लोगों को रोजगार दें। तो सबसे पहले फोकस किया गया एग्रीकल्चर सिस्टम, फोकस किया गया।
ठीक, एग्रीकल्चर फोकस किया गया। और एग्रीकल्चर में जब फोकस किया गया तो उसके लिए क्योंकि ये एग्रीकल्चर काफ़ी रोजगार देता प्लस लोगों का पेट भरता था, तो मेनली इस पे किस पे किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 प्लान was ऑब्जेक्टिव ओनली एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सेक्टर आते हैं। देखिए जैसे एग्रीकल्चर में आपका हो गया एग्रीकल्चर में आपका हो गया, पहले तो हो गया आपका एग्रीकल्चर, एग्री, उसके बाद आपका हो गया फॉरेस्ट्री, उसके बाद हो गया आपका फिशिंग, उसके बाद आपका हो गया मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री, यानी कि मान चलिए ये, यानी इतने फोकस किया गया था, मतलब कि एग्रीकल्चर फोकस किया गया, इस पे फोकस किया गया, यानी कि गेहूँ मतलब कैसे हम फूड ग्रेन पैदा करें। उसके बाद फॉरेस्ट्री फोकस किया गया, उसके बाद हमने इस पे फोकस किया मतलब फिशिंग के पे कैसे इसको फिशिंग प्रोडक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने डेयरी प्रोडक्ट पे फोकस किया। फिर हाँ एक और है हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर, इस पे फोकस किया गया था। तो इन 5 सेक्टर फोकस किया गया था एग्रीकल्चर में, ये 5 सेक्टर आते हैं एग्रीकल्चर में, तो मेरी इन पे फोकस किया गया था। अब बात करते हैं सेकंड की। जो सेकंड 5 प्लान था वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा, जिसमें हमने मेनली फोकस इस पे किया था। मेनली इस पे भी मेनली फोकस हमने किया था, मेनली एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। उसके बाद में और कोशिश किया था हम कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे करें प्रोडक्शन पर, यानी प्रोडक्शन पर काम किया गया, और एम्प्लॉयमेंट फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर नहीं, प्रोडक्शन पर और फोकस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट फोकस किया गया था, और इंडस्ट्री फोकस किया गया था। कैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में किया गया, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस किया गया था मेनली। तो ये कुछ सेक्टर काम किया गया था। एम्प्लॉयमेंट, कैसे प्रोडक्शन बढ़े, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, और इकोनॉमी कैसे बढ़े, इस पे मेनली काम किया गया था, ताकि मतलब कि अब अच्छा इनको फोकस कैसे किया था, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हो, कैसे मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट हो। इसकी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी बनाई थी आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जो भारत इकोनॉमी है ना सोशलिस्टिक है ना ही कैपिटलिस्ट है, हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी अपनाई थी। क्योंकि हमने सरकार से भी मतलब सरकार ने भी काम किया, सरकार ने प्रोडक्शन किया, और प्राइवेट सेक्टर ने भी प्रोडक्शन किया भारत में, भारत की इकोनॉमी को बूम करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो भारत में जो मतलब निर्धनता है, यानी कि जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो कंगाली है, जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए। और इसको दूर करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने मतलब कि हमारे देश के लीडर थे, उन्होंने मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी स्टडी किया, और समाजवाद को भी इकोनॉमी को मतलब कि उन्होंने स्टडी किया। लेकिन उन्हें ये लगा कि ना इंडिया में ना तो पूंजीवाद इकोनॉमी अच्छी है, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो भारत को ये लगा कि मतलब जो लीडर थे हमारे, उनको ये लगा कि हम कुछ उठाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उठाते हैं, कुछ उठाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था उठाते हैं, दोनों को मिक्सअप करके हम भारत एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, जिसे कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था।
यानी हम अपने देश में प्राइवेट लोगों का भी सम्मान करेंगे और गवर्नमेंट का भी सम्मान करेंगे। इसे तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले LIC, उसके बाद BPCL, उसके बाद में आपने भेल, सेल, गेल, NTPC, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर मतलब इंटरप्राइजेज हैं। हॉल आपने सुना होगा, आपने इसरो सुना होगा, आपने भाभा न्यूक्लियर प्लांट आपने सुना, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन सुना होगा आपने, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन। ये सब क्या थे? ये सब मतलब गवर्नमेंट के मतलब कि वो थे, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था और यही प्रोडक्शन कर रहे थे। उधर टिस्को, उसके टाटा कंपनी, यानी कि कहने का मतलब इतना कि प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी को मतलब बढ़ाने में सहयोग किया है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। तो सेकेंड फाइव प्लान में मतलब ये इसको मतलब यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात की गई। तीसरी जो आपकी जो मतलब वो जो प्लान था उसे कहते हैं, और हाँ जो सेकंड प्लान था ये महान बोली सर ने मतलब कि इसको बनाया था, इस पॉलिसी को महान बोली सर ने फ्रेम किया था। जो थर्ड आपकी पॉलिसी है, थर्ड 5 ईयर प्लान, आपको पता होगा कि ये 1961 से लेकर 1966 तक थी। इसी दरमियान क्या हुआ? इस दरमियान 2 युद्ध हुए हमसे, भारत ने 2 युद्ध झेला, एक चाइना 1962 और एक पाकिस्तान 1965। 2 वॉर हुए, चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा 62 में और पाकिस्तान युद्ध हुआ हमारा 1965 में। तो जब युद्ध हुआ तो जो भी हमने मतलब रिसोर्स कलेक्ट किए थे देश की इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे कहाँ चले गए? प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस चले गए। यानी हमने क्या किया? ठीक है, तो इसकी जो थीम थी, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस 5 ईयर प्लान का, इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे और इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लोग जो मतलब कि प्रोडक्शन करेंगे एग्रीकल्चर, ताकि लोगों का जो मतलब जो लोगों की जो मतलब भुखमरी से हम लोग निजात पाएँ, हम भुखमरी से उगले। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल हमारा काफ़ी हम पर काफ़ी हंसाई, मतलब लोग हंस रहे थे, मतलब कि जो अमेरिका जैसे कंट्री भारत में हंस रहे थे कि ऐसा कौन सा देश जिस देश के मतलब कि सरकार अपने लोगों का पेट ही नहीं भर पा रही है, ऐसी सरकार क्या होना है? ये अमेरिका सब थे, ये अमेरिका भारत के बारे में कह रहा था। आज अमेरिका भारत से कहता है कि हमसे डिफेंस डील कर लो, हमसे सिविल न्यूक्लियर डील कर लो, हम आपका डिफेंस में कोऑपरेशन करेंगे, हम आपका स्पेस में कोऑपरेशन करेंगे, हम आपका कल्चरली सपोर्ट करेंगे। क्यों कहता है? क्योंकि भारत एक मार्केट है, 1 billion 50 crore population we have. India is the largest market. India is a global market. So American and European country respect the India. तो वॉर हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। अब उसके बाद में क्या हुआ और किसका प्रोडक्शन बढ़ा? व्हीट का किया गया, गेहूं का, क्योंकि लोगों का पेट खाली था, भूखे थे, तो पेट भरने के लिए गेहूं प्रोडक्शन किया गया। लेकिन जैसे ही वॉर 2 स्टार्ट हुए तो ये तो छोड़ दिया गया, ये तो हो गया साइड में। हमने क्या किया? डिफेंस मतलब कि वेपन्स खरीदे, यानी हथियार खरीदे। ऐसा एलिगेशन लगता है कि नेहरू जी ने मतलब कि अगर थोड़ा मतलब कि टाइट हुए होते तो शायद 1962 का जो युद्ध था हम जीत जाते। यस, मैं इस बात का एग्री करता हूँ कि नेहरू जी ने अगर बाद में यहाँ थोड़ी मिस्टेक की है, आई एग्री, मैं सहमत करता हूँ, चलो वो नेहरू जी ने मिस्टेक की। लेकिन जब कोई परिवार, मैं एक परिवार से चलता हूँ, जब कोई परिवार में जब गरीबी होती है, भुखमरी होती है, जब परिवार में कंगाली होती है, तो उसको सिर्फ क्या आता है? आदर्शवाद। यानी क्या आता है? आदर्शवाद, यानी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। तात्पर्य ये है कि हो सकता है कोई जो मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हो वो हमारा कुछ ना कुछ सपोर्ट कर दे, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर दे।
तो इसलिए नेहरू जी ने आर्टिजन फॉलो किया प्लस नॉन अलाइड मूवमेंट को फॉलो किया। यूरोपियन कंट्री क्यों पे हंस रहे थे जब इंडिया ने चाइना अटैक किया बाद 1962 पर, तो मतलब कि क्यों हम कंट्री हंस रहे थे कि नाम आपका कहाँ चला गया, आप बिल्कुल निरपेक्ष की बात कर रहे थे। और जबकि सच बताऊं कि अमेरिका को डेवलप चाइना को डेवलप किसने किया है, अमेरिका ने किया है। आज वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी, गूगल कंपनी, बहुत बड़ी मतलब कि मशीन की कंपनी, एआई कंपनी, ये किसने खोलाई थी, चाइना ने, अमेरिका ने। किसके लिए, यूएसआर को कंट्रोल करने के लिए। उधर 1978 में अफगानिस्तान में तालिबान नाम का एक संगठन बनाया, आतंकवादी संगठन बनाया, और इधर चाइना सपोर्ट करता है। किसको कंट्रोल किया जाए, यूएसआर को। और प्रेजेंट टाइम कंडीशन क्या है कि चाइना डेवलप थोड़ा ही समय रहेगा डेवलप किया, तो चाइना डेवलप हो चुका है। अब चाइना जो है अमेरिका को काउंटर करने लगा। अब अमेरिका ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, भारत सपोर्ट कर रहा है, ताकि भारत के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकें। और एक समय अगर बाय द वे एक समय अगर इंडिया अगर डेवलप हो गया तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ये इसकी पॉलिसी थी, एक पीछे एक लगाते रहो, एक पीछे एक लगाते रहो, ठीक है। तो मतलब कि हमने बैलेंस खेल लिया। इस कारण ये जो हमारी तीसरी जो मतलब प्लानिंग था ये चली गई माइनस में, ठीक है, माइनस, क्योंकि हमने 2 वॉर लड़ लिए। और उसके बाद 1966 लेकर 1969 तक भारत में कोई भी प्लानिंग मतलब कि कोई भी प्लान लॉन्च नहीं किया गया। फिर एनुअल प्लान मतलब कि किए गए। यानी 1966 से लेकर के 66 यानी इस समय तक भारत में 1 ईयर पॉलिसी आई, यानी 1 ईयर पॉलिसी आई, यानी 1 ईयर प्लान आया। अच्छा, ये जो प्लान आया मतलब कि 1 ईयर प्लान है, लगातार तीन प्लान है 1 ईयर के, 66 से 67, 67, 68, 68, 69। इस दरम्यान क्या हुआ कि इस दरम्यान एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ भारत में। रेवोल्यूशन क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च कर दिया। क्योंकि हम अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लॉन्च किया गया, उसके रीजन था कि भारत में भुखमरी थी, गरीबी थी, लोग मतलब भूख से मर रहे थे। और जब ऐसा कहते हैं, जब शास्त्री जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे भारत में, तो उनका डिसीजन बड़ा स्ट्रांग होता था। 1965 के वॉर में ऐसा कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने हमारे भारत लगभग 9 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे, तब नेहरू जी को ये बात शास्त्री को बात बताई गई कि जो पाकिस्तान है वो मतलब इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। तब इधर से आदेश पारित किया कि अब मतलब पाकिस्तान को मतलब कि खदेड़ो यहाँ से। और आप यकीन नहीं करें कि भारत ने पाकिस्तान की 9 चौकियों को जीत लिया था। ये टैलेंट था हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि शास्त्री जी के। और दूसरी बात, जब शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे उस समय देश में बड़ी भुखमरी, बड़ी कंगाली थी। तो अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई कि आप हमको गेहूं एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो उसने PL 480 नाम का गेहूं भारत भेजा था, वो भी सड़ा था, मतलब सड़ा हुआ गेहूं भेजा था, रेड कलर का था, सड़ा हुआ गेहूं भेजा था। तब इसी दरमियान ताशकंद गए थे नेहरू शास्त्री जी, वहां उनका देहांत हो गया। उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी हमारी इंदिरा जी। इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लॉन्च की, ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया। अब इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च क्यों किया, आपको बता चुका हूँ। PL 480, अमेरिका का हंसना, यूरोपियन कंट्री का यह तंज कसना कि भारत भूखों का देश है। अभी भी लोग कहते हैं भारत गरीबों का देश है। एक तो ये, तो इसको लेकर के ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया मतलब कि इंदिरा सरकार ने। उसमें क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर क्या था, इसमें गेहूं और जो मतलब कि जो चावल था उसका प्रोडक्शन करना था। और इसको कहाँ स्टेबल किया गया, एक तो पंजाब था, दूसरा हरियाणा था और तीसरा वेस्टर्न यूपी था। इन राज्यों में मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इसमें इसको लागू किया। क्योंकि तो यहाँ पर जो मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा था, वेल डेवलप्ड था।
क्यों उसके लिए मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, उसके लिए अच्छी समतल ज़मीन चाहिए, उसके लिए अच्छे मतलब कि थोड़े मतलब कि फर्टिलाइजर्स चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर के मतलब कि यहाँ इन 3 राज्यों में स्टेबल मतलब कि ये लॉ लागू किया गया। तो आखिरकार उसमें ऐसा क्या था? तो उसमें सबसे बड़ी बात की थी कि हाई यील्डेड सीड थे, यानी गेहूँ और मतलब कि चावल के बीज थे। दूसरा फर्टिलाइज़र था। तीसरा तीसरा जो था मतलब न्यूट्रिशन था। चौथा मतलब पेस्टिसाइड था। इसके थ्रू भारत में जो कृषि का विस्तार किया गया, भारत की जो मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू भारत में मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया गया। और आज हम लोग क्या हैं? आज हम लोग फूड में सेल्फ डिपेंड हैं। सेल्फ डिपेंड है। उसके बाद में फिर व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ गया जिसमें दुग्ध उत्पादन, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कमांड की। और भारत दुनिया का पहला सा मुल्क है जो सबसे दूध प्रोडक्शन करता है। तो हम लोगों ने कहाँ शुरुआत की थी, हम लोग कहाँ से चले थे, और हम लोग देखो कहाँ कैसे कैसे हम लोग देश की इकोनॉमी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कैसे हमारे देश के फार्मर्स ने कंट्रीब्यूशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू कैसे हमारे देश के किसानों ने अन्न उत्पादन किया, कैसे लोगों का पेट भरना स्टार्ट हुआ, कैसे देश के लोग जो नंगे रहते तो वो कपड़े पहनना स्टार्ट किया, कैसे नंगे लोगों ने कपड़ा पहनना स्टार्ट किया, कैसे हमारे लोगों का जीवन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया। फिर जो मतलब कि जो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसमें भी कुछ नए नए इश्यूज, कुछ नए नए मुद्दों को जोड़ा गया था। जैसे जो फोर्थ प्लान था हमारा, उसमें क्या था? उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम ग्रोथ तो करेंगे, क्योंकि 2 वॉर झेल चुके थे, 2 वॉर हमने फेस कर चुके थे। और दूसरी बात है कि हमारी जो मतलब कि जो सिस्टम था वो कहीं कि अनस्टेबल था, कहीं कि हमारी जो ग्रोथ हो रही थी वो अनस्टेबल थी। तो उसमें ये नारा दिया गया फोर्थ में कि हम ग्रोथ करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि हम वृद्धि करेंगे लेकिन स्थिरता के साथ करेंगे, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो परमानेंट ऐसी ही बरकरार होती है। जो 5 ईयर प्लान था वो भी हमारा मतलब पॉजिटिव था। सेकंड 5 प्लान पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि हमने 2 वॉर लड़े थे। ये भी फोर्थ पॉलिसी कहने की, ये भी कहने की हमारी पॉजिटिव थी। जो मतलब कि जो एम रखा था, जो गोल रखा था, उससे इसने ज़्यादा बढ़ के दिया, ज़्यादा ग्रोथ हुई भारत की। उसके बाद हमने आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे काम किया, यानी सेल्फ रिलायंस, इस पे काम किया। ठीक है, और ये बात 1969 से लेकर के 1974 में। और इसमें एक और क्राइसिस हुआ था, इंडिया बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, यानी इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। और वर्ल्ड के नक्शे एक नया कंट्री भर के आया, बांग्लादेश। तो फोर्थ प्लान में मतलब कि हमने ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात की, उसके बाद हमने सेल्फ रिलायंस की बात की, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिसमें बांग्लादेश का एक नए देश का उदय हुआ 1971 का इंडिया पाकिस्तान के वॉर से। ये कुछ फोर्थ प्लान की कुछ मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब फिफ्थ ईयर प्लान की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ प्लान जो है ये पीसीएस और क्या कहते हैं कि कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।
फिफ्थ प्लान। इसमें ये बात की गई, इसमें चर्चा की गई थी कि हम आत्मनिर्भर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी आत्मनिर्भर को हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब भारत के पास सारे सोर्सेस होंगे, जब भारत किसी विदेशी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे आज हम देखते हैं डिफेंस के मामले में देख सकते हैं कि हमने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे, हम रशिया से S-400 खरीद रहे हैं, हम रशिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हैं, हमने अभी अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा है, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है, हम चाइना से मतलब कि कच्चा रॉ मटेरियल मंगाते हैं, क्या कहते हैं कि इसको मोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो कहीं अभी हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। तो उसी की बात कर रहा था कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं, यानी अचीव ऑफ सेल्फ रिलायंस, कैसे हम सेल्फ रिलायंस कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, उस पर मेनली फोकस किया गया। मेजर फोकस किया गया था सेल्फ डिपेंडेंस पे, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट काम किया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आज भी बरकरार है एम्प्लॉयमेंट। इस पे काम किया था कि हम लोगों को कितना ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, लोगों को हम कैसे ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, MSME सेक्टर लॉन्च किया, MSME एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट दिया। उसके बाद हमने इंडस्ट्री में हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके देना स्टार्ट किया। वो उसमें हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्री में आपका कॉटन हो सकता है, आपका वूल हो सकता है, आपका जूट हो सकता है, आपका टेक्सटाइल हो सकता है, मतलब इनमें एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की गई। और हाँ, PSU में जो गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश की थी सरकारी कंपनियां, उसमें एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है, ताकि हम कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, जैसे लोगों को हम रोजगार दें। भाई जब रोजगार, तो जब जो लोग पैसा कमाएंगे तभी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। लोग पैसा कमाएंगे, सरकार टैक्स जाएगा, सरकार टैक्स थ्रू सरकार संसाधन कलेक्ट करेगी, तभी तो हम बन पाएंगे सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। तो इतना मतलब कि फिफ्थ प्लान तक आपको, आई होप फिफ्थ प्लान आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जितनी भी अभी 5S प्लान रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि इकोनॉमी को आप देखिए, आप सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ पढ़िए इकोनॉमी, आपको PhD नहीं करनी है यूपीएससी में। यूपीएससी क्या कहता है कि हमारा ये पीटी का पेपर है, ये मेंस के पेपर है, ये इंटरव्यू, आप तीनों फेस कर लो, मैं आपको वाइस बना दूंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टीचर है वो सिर्फ आपको केवल क्या करते हैं कि केवल आपको PhD करा रहे हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस ऑफ नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट सोर्स करेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे जब हम करंट अफेयर्स इसमें ऐड करेंगे। अभी तो हम आने वाले वीडियो में करंट अफेयर्स भी अपडेट करेंगे, जैसे अब RBI जब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, या कोशिश करें कल से ही इसमें करंट अफेयर्स ऐड करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपको पता चले कि हम बेसिक्स से कैसे करंट अफेयर्स कनेक्ट करते हैं, कैसे हम बेसिक्स और करंट अफेयर्स को आपस में जोड़ मतलब मर्ज करते हैं। आई होप कल से ये भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपको, कि पहले आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तब आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे हालिया समझ माना कि एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई, अब एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा, लेकिन आपको अच्छे से कंफर्म नहीं है, आपको इसका बेसिक्स नहीं पता है, तो आप कैसे करेक्ट कर सकते हो आप करंट अफेयर्स को। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो, बेसिक्स अभी जो कुछ क्लासेस से बेसिक समझ लो, फिर हम उसमें हम बिल्कुल मतलब फुल प्लानिंग के साथ पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये क्लास तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, भारत के प्रत्येक स्टूडेंट को ये क्लास पढ़नी चाहिए, इकोनॉमी पढ़नी चाहिए, इकोनॉमी पॉलिटी, हम पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ताकि कोई आपको मूर्ख न बना सके, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न रंग के आधार पर,
न ही लिंग के आधार पर, न ही एजुकेशन के आधार पर, न ही स्वास्थ्य के आधार पर। तो पिछले वीडियो में खैर आपने काफ़ी सपोर्ट किया है और हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है ऐसा ही जारी रहेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कम से कम कमेंट करिए कि सर आप यहाँ पर आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, या ये हमको चीज़ समझ नहीं आई। तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको जो आपका डाउट है वो आपको क्लियर किया जाएगा। और आपसे मतलब हमारे वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए भाई, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है शेयर करने में। आप अपने स्टूडेंट के में क्लिक कर सकते हैं, आप ग्रुप में सेलेक्ट मतलब आप शेयर कर सकते हैं। बस अब यही आपसे डिमांड है और वैसे खुद ही समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।